नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष 2 जुलाई की करंट अफेयर्स को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। और जैसा कि मैं आप कहता हूँ हर बार कि अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को एंड शेयर कर दीजिएगा ऐसे लोगों को जिनको सही में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करंट अफेयर्स को पढ़ने की या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला जो सवाल है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 पब्लिश की गई है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? आपके ऑप्शन है 14th, 43rd, 10th, 135th या 20th। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है ये पब्लिश की जाती है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। इसको कैलकुलेट किया जाता है 3 पैरामीटर्स में, ठीक है। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो मैंने सारे ऑप्शंस दिए हैं ये सारे इंडिया के रैंक है अलग अलग इंडेक्सेस में, जो मैंने इससे पहले अपने करंट अफेयर्स में बता दिया है। पहले आपके साथ डिस्कशन हम कर चुके हैं, इस बार भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो इस बार जो रैंक है इंडिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में वो है 20th, ठीक है, जो कि 2020 में थी 23rd और 2019 में थी 17th। तो उतना ज़्यादा कमेंडेबल तो है नहीं, चलिए फिर भी ठीक ही है, पिछले ईयर से बहुत ज़्यादा ठीक है। आप देख सकते हैं ये चार्ट है, यहाँ पे इंडिया की रैंक 20th है, जस्ट साउथ कोरिया के नीचे। और मैं आपको बता दूँ ये जो इंडेक्स है ये 1000 सिटीज़ के को लेकर बनाई जाती है, जिसमें इंडिया की इस बार 43 सिटीज़ इंक्लूडेड है, इस लिस्ट के अंडर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ और एक अच्छी खबर कि टॉप 20 में इंडिया की 3 सिटीज़ आती है। पहला जो है बैंगलोर, वो 10th रैंक पर आती है, न्यू दिल्ली 14th एंड मुंबई 16th रैंक पर आती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कह दिया। इवन ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, इसको टॉप किया है यूएस ने, सेकंड है यूके यूनाइटेड किंगडम, थर्ड है इजराइल, फोर्थ है कनाडा एंड फिफ्थ है जर्मनी। इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज आप देख सकते हैं, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं इसको, या फिर अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बाकी सारे जो ऑप्शंस थे 14th, 10th, 43rd और 135th, ये सारे मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग इंडेक्सेस में इंडिया की रैंक है। जैसे कि अभी हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स पब्लिश की गई थी CAF के द्वारा। CAF स्टैंड्स फॉर चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, ठीक है। इस पर इंडिया की रैंक थी 14th। और मैंने लास्ट 1 जुलाई के करंट अफेयर्स में बताया था आपको ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा पब्लिश की जाती है, इसमें इंडिया की रैंक है 10th। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इस पे इंडिया की रैंक है 43rd। और ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 135th। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में ऑस्कर्स एकेडमी के द्वारा वोट फॉर ऑस्कर्स के लिए किन को चुना गया है, ठीक है। मींस एकेडमी अवार्ड्स में, ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स में किन को चुना गया है वोट देने के लिए? आपके ऑप्शन है एकता कपूर, विद्या बालन, शोभा कपूर या फिर सभी के सभी। मैं आपको बता दूं, इन सभी को, एकता कपूर, विद्या बालन एंड शोभा कपूर, इन सभी को अभी वोट फॉर ऑस्कर्स के लिए इनवाइट किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा एकता कपूर और शोभा कपूर जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, और विद्या बालन एक एक्ट्रेस है। अभी हाल इस बार की ऑस्कर्स एकेडमी अवार्ड्स में टोटल 50 डिफरेंट कंट्रीज से 395 न्यू मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। पिछले बार भी इंडिया की बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को इनवाइट किया गया था, जिनमें ऋतिक रोशन थे, आलिया भट्ट थी। तो बहुत सारे ऐसे इंडियन एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जिनको इनवाइट किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू ऑस्कर एकेडमी, इन्होंने अभी विद्या बालन के द्वारा बनाई गई तुम्हारी सिलू और कहानी को रिकॉग्नाइज़ किया है, बहुत बेहतरीन मूवी के हिसाब से बताया है। और एकता कपूर के द्वारा प्रोड्यूस की गई ड्रीम गर्ल, आपने देखा होगा ज़रूर, आयुष्मान खुराना, नहीं देखी तो देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है बहुत। और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इन दोनों मूवीज़ को एकता कपूर के द्वारा जो बनाई गई है इसको भी रिकॉग्नाइज़ किया है। एंड शोभा कपूर को रिकॉग्नाइज़ किया है इनकी 2 मूवीज़ के लिए, जो कि है उड़ता पंजाब और द डर्टी पिक्चर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में पहली इंडियन गोल्फर कौन बनी है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, ठीक है। पहली इंडियन गोल्फर, लेडी गोल्फर, सॉरी, फर्स्ट इंडियन गोल्फर जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आपके ऑप्शन है
अशोक कुमार, स्फूर्ति प्रिया, अदिति अशोक या डेविड डायप? देखिए यहाँ जो ऑप्शन है इनके सबके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है अदिति अशोक। हाल ही में आप देख सकते हैं ये है अदिति अशोक। ये हाल ही में इंडिया की पहली गोल्फर बनी है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ये इससे पहले भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, ठीक है। और बात करें टोक्यो ओलंपिक्स की तो वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली है। आपको मैंने बता दिया इवन 5 न्यू स्पोर्ट्स भी इसमें इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिनके नाम है सर्फिंग, बेसबॉल, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड स्केटबोर्डिंग। साथ साथ मैंने 2 और नाम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, प्रणति नायक और नेत्रा कुमनन। प्रणति नायक कौन है? ये इंडिया की सेकेंड वुमेन जिमनास्ट हैं हु क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स, जिसने जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सेकेंड इंडियन वुमेन जिमनास्ट है प्रणति नायक। और नेत्रा कुमनन की बात करें, ये इंडिया की पहली महिला सेलर है जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बात करें पहले ऑप्शन की, अशोक कुमार, मैंने आपको बताया है कि अशोक कुमार जो है ये अभी एकमात्र इंडियन रेफरी बने हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में रेसलिंग में ऑफिशिएट करेंगे। ये इससे पहले भी लास्ट ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें भी इन्होंने ऑफिशिएट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, स्फूर्ति प्रिया, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाल ही में फेसबुक ने अपने ग्रीवेंस ऑफिसर को चुन लिया है जिनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट्सएप ने भी अपने ग्रीवेंस ऑफिसर को चुन लिया है, उनका नाम क्या है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन जो है डेविड डायप, इनका नाम मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है। देखिए कोई भी थोड़ा अगर मेरी करंट अफेयर्स के शो को देखता है तो बता पाएगा कि डेविड डायप इनमें से ये तो हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन, बिकॉज ये एक ऑथर है, ठीक है। इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है इनकी बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए, ठीक है। ये एक फ्रेंच राइटर है, ऑथर है, ओके। इवन ये पहले फ्रेंच ऑथर है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इनकी बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए, डेविड डायप, याद रखिएगा। अच्छा, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है आसाम, बी वेस्ट बंगाल, सी तेलंगाना, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर है वेस्ट बंगाल है, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटो पे, ये हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, जो अभी अपने 3rd टर्म के लिए इलेक्ट हो चुकी हैं। अभी इस स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है ये 10 लाख अप टू 10 लाख लोन ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स 10th पास कर चुके हैं उनको ये प्रोवाइड करने वाली है फॉर देयर हायर स्टडीज़, ठीक है। चाहे वो ओवरसीज़ हो या फिर डोमेस्टिकली हो, मतलब इंडिया के अंदर ही क्यों ना हो, ओके। एंड इसको अवेल कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 40 ईयर्स से कम हैं, और इसको 15 साल के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा इसके बारे में सब कुछ बता दिया। एंड इवन इसके जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बहुत ज़्यादा लो है। बात करें वेस्ट बंगाल की, इसकी कैपिटल है कोलकाता, सीएम है चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और ऑप्शंस के हिसाब से आसाम की एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी इससे पहले भी करंट अफेयर्स में। आसाम की 6th और 7th नेशनल पार्क बन चुकी है। 6th बनी थी रायमोना नेशनल पार्क एंड 7th बनी थी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इवन मैंने आपको बताया था कि 7 स्पीशीज़ ऑफ कैट्स भी पाए गए हैं एकमात्र स्टेट आसाम में। यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे होगा कि इंडिया का एकमात्र स्टेट जहाँ पे 3 तरह के 3 स्पीशीज़ ऑफ क्रोकोडाइल्स हैव बीन फाउंड, वो कौन सा स्टेट है? कमेंट बॉक्स पे आंसर दे दीजिएगा। बात करें नेक्स्ट तेलंगाना की, तो हाल ही में अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ एक पार्टनरशिप की है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ड्रोन्स के द्वारा मेडिसिन पहुंचाई जाएंगी रिमोट एरियाज़ में। और नेक्स्ट जो है तेलंगाना से जुड़ी खबर, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक एक्सीलेटर प्रोग्राम रेवअप एग्जीक्यूट की जाने वाली है नैस्कॉम के द्वारा, ठीक है। इसका नाम दिया गया है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, TAIM। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में एक न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि हाल ही में इंडिया की पहली विलेज
जिसमें 18 साल से अबव जो है उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। ये जो गांव है ये जम्मू एंड कश्मीर में है और इसका नाम है वेयान विलेज, ये बंदीपुरा में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने, सॉरी यहाँ पे स्टेट होना चाहिए था, किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी ने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम है सुकून? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी न्यू दिल्ली, सी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हैं इधर, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये सुकून, ये एक हेल्पलाइन है, 24/7 हेल्पलाइन। बताया जाता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर थे उन्होंने बहुत बार रिपोर्ट की थी कि उनके पास जो मैक्सिमम कॉल्स आती थी यहाँ के लोगों की, वो मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते थे, मीन्स सुइसाइडल अटैक्स करने पे वो बाध्य हो जाते थे ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़ और इंटरनल इश्यूज़। तो इनसे निपटने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई है सुकून। और चीफ सेक्रेटरी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो वो है अरुण कुमार मेहता जी। ये सिर्फ अरुण कुमार मेहता जी ने स्टार्ट नहीं किया है, साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मिलकर ये हेल्पलाइन स्टार्ट की है जिसका नाम है सुकून। ठीक है, बात कर ले ऑप्शन सेकंड की जो थी अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर दो तरह की स्पीशीज़, मोनल बर्ड्स की स्पीशीज़ पाई गई है। कहाँ पर पाई गई थी? माउंट इको डम्बिंग में। एक का नाम था हिमालयन मोनल और एक था स्क्लैटर्स मोनल और हिमालयन मोनल, दो मोनल बर्ड्स की स्पीशीज़ देखी गई थी माउंट इको डम्बिंग में अरुणाचल प्रदेश में। और हरियाणा की बात करें, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये सारे प्रीवियस न्यूज़ है, बस मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। हाल ही में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कर्नल डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीवैन बनाया था। ये एक फॉरेस्ट है जो कि अभी ऑक्सीजन के शॉर्टेज को मद्देनज़र रखते हुए पैंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन के शॉर्टेज को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑक्सीवैन बनाया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और लास्ट थी जो ऑप्शन न्यू दिल्ली के द्वारा हाल ही में जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट की गई थी। ये मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। एंड इवन मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, ये भी स्टार्ट की गई है न्यू दिल्ली के द्वारा। तो दो स्कीम्स जो अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, ये दो योजनाएं न्यू दिल्ली के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपना 66th फाउंडेशन डे मनाया था 1 जुलाई 2021 में? आपके ऑप्शन है IDFC फर्स्ट, SBI, PNB एंड ADB। ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस सवाल का आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 66th फाउंडेशन डे मनाया है अपना 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, ये इंडिया की ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है, इवन लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो SBI की बात करें तो ये तीन बैंक्स को मिलाकर बनाया गया था, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीन बैंक को मर्ज करके बनाया गया था। बात कर ले बैंक ऑफ कैलकाटा की तो ये 1806 में बनी थी और इसको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नामकरण किया गया। बात करें इसके चेयरमैन की तो इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 जुलाई 1955 को। IDFC की बात कर ले, देखिए IDFC से जुड़ी मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम था जो उन्होंने लॉन्च किया था, मुझे बहुत बेहद अच्छा लगा था। ये प्रोग्राम थी कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। मैंने आपको बताया था इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने खुद अपनी एक दिन की सैलरी से, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपनी एक दिन की सैलरीज को छोड़ दिया था एंड उससे इनके जो 50,000 कस्टमर्स थे उनको हेल्प राशन के रूप में हेल्प करने वाले थे ये लोग। मैंने आपको बताया भी था उस राशन किट में क्या क्या अवेलेबल थी। ठीक है, और IDFC की बात कर ले, देखिए IDFC जो है ये 2018 में बनी थी। ये दो बैंक से मिलकर बनी है, एक है कैपिटल फर्स्ट, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, एंड IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्ज से IDFC फर्स्ट बैंक बनी थी 2018 में। और नेक्स्ट ऑप्शन जो था पंजाब नेशनल बैंक, इसकी बात कर लें तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है जो कि 1894 में बनी थी। लाला लाजपत राय
एवं दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। ये लाहौर पाकिस्तान में बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। अभी इसके सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। और आपको रिसेंटली याद होगा 2020 1 अप्रैल में यूबीआई इवन ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया था। यहाँ मैंने सिर्फ यूबीआई के बारे में दिया है। चलिए मैंने आपको बता दिया, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी यूबीआई के साथ मर्ज हुई थी, मीन्स यूबीआई के साथ पीएनबी से मर्ज हुई थी, पीएनबी में मर्ज हुई थी। ठीक है, बात करें लास्ट ऑप्शन की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $484 मिलियन का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूव की थी। क्यों की थी? याद होगा मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। कहाँ की? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है CKIC, तो इसकी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को $484 मिलियन का लोन अप्रूवल दिया था। बात कर ले ADB की, तो ये फाउंड हुई थी 1966 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में, और इसके अभी हाल ही में प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में BCCI ने किनका नाम रिकमेंड किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए? आपके ऑप्शन है अंशुला राव, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और सचिन तेंदुलकर। मैंने कल ही के दिन आपको अंशुला राव के बारे में बताया था। यहाँ जो आंसर है देखिए, अभी हाल ही में BCCI ने 2 नाम नॉमिनेट किए हैं, रिकमेंड किए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए वो है मिताली राज और रविचंद्रन अश्विन। इन दोनों का नाम BCCI ने अभी रिकमेंड किया है। आप देख सकते हैं, मिताली राज और रविचंद्रन अश्विन। इनको छोड़कर भी अर्जुना अवार्ड के लिए BCCI ने 3 नाम रिकमेंड किए हैं, शिखर धवन, KL राहुल एंड जसप्रीत बुमराह। इन तीनों का नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शिखर धवन, KL राहुल एंड जसप्रीत बुमराह। इन तीनों का नाम अर्जुना अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है BCCI ने। साथ साथ आपको ये बता दूं मैं, हॉकी इंडिया ने भी अभी हाल ही में PR श्रीजेश और दीपिका ठाकुर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। और यहाँ जो पहला ऑप्शन जो था अंशुला राव, आपको याद होगा ये पहली इंडियन क्रिकेटर बनी थी जिनको बैन किया गया था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, बिकॉज इनके बदन शरीर में, बॉडी में एक ड्रग पाया गया था। इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है रोहित शर्मा, तो इनको 2020 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2020 की बात कर लें, जो खेल रत्न अवार्ड विनर्स थे वो थे रोहित शर्मा क्रिकेट से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, मरियप्पन थंगवेलुर ये थे पैरालंपियाड, विनेश फोगाट आपको ये तो पता ही होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये पता है। मुझे ये कमेंट बॉक्स पे लिख के कमेंट कीजिएगा कि विनेश फोगाट कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रानी रामपाल, जिनको अभी हाल ही में हॉकी इंडिया वुमेंस टीम के कैप्टन के रूप में भी चुन लिया गया है। इनको 2020 में खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हॉकी इंडिया के द्वारा इन दोनों का नाम अभी नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न के लिए। और अंशुला राव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और सचिन तेंदुलकर जो ऑप्शन में थे, देखिए ये पहले इंडियन क्रिकेटर है जिनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1998 में। ओके, एंड इवन यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, पहले इंसान जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला था वो थे विश्वनाथन आनंद, ओके, चेस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बिल पास करवाई है जिससे कि ऐसे लोग जो स्लेवरी को, गुलामी को सपोर्ट करते थे, उनकी स्टैचूज़ को हटाने के लिए? दोबारा रिपीट करता हूँ, हाल ही में किस देश ने एक बिल पास करवाई है जिसके अनुसार जो भी लोग जिनकी स्टैचूज़ हैं, जिन्होंने गुलामी को सपोर्ट किया था, उनकी स्टैचूज़ को हटाने के लिए बिल पास करवाई है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, साउथ अफ्रीका, अमेरिका मीन्स USA या फिर चाइना। तो इसका आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने एक बिल पास करवाई है जिसके द्वारा जो भी लोग थे जिनकी स्टैचूज़ बनी हुई है, जिन्होंने गुलामी को सपोर्ट किया था, उनकी स्टैचूज़ को रिमूव कर दिया जाएगा। बात कर ले USA की, तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC और इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। देख सकते हैं आप, ये सारी स्टैचूज़ हैं। और ऑप्शन के अनुसार साउथ अफ्रीका की बात करें तो इनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जैकब जुमा, इनको 15 महीने के लिए जेल सेंटेंस कर दिया गया है। ठीक है,
जेल में भर दिया गया अभी इनको, जैकब जुमा। इनकी बहुत सारी गलतियाँ थी। बताया जाता है कि 2009 के वक्त पे इनका टेन्योर अभी जस्ट 2016 या 18 में ख़त्म हुआ है। 2009 के वक्त पे इन्होंने छूट दे दी थी इनके जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब जो भी वो स्कैम कर रहे थे या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे उनकी देश की इकोनॉमी के लिए, वो सब इनके द्वारा छिपाया जा रहा था। तो इसीलिए इनको 15 महीने के लिए जेल में भर दिया गया है। ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। बात करें म्यांमार की, अभी हाल ही में इंडिया और म्यांमार के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है हेल्थ रिसर्च में। हेल्थ रिसर्च की फील्ड में म्यांमार और इंडिया के बीच मेमोरेंडम साइन हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। चाइना की बात करें, मैंने आपको जैसा लास्ट डे ही बताया था कि चाइना अभी वर्ल्ड की 40th नेशन बन गई है जो मलेरिया से फ्री हो चुकी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये जो बुक है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं कौशिक बासु, एंडी जैजी, सित्सी डांगारेम्बा और आर.एस. सोधी। दोबारा रिपीट करता हूँ, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कौशिक बासु, एंडी जैजी, सित्सी डांगारेम्बा या फिर आर.एस. सोधी। तो यहाँ जो आंसर है वो है कौशिक बासु। ठीक है, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं एंड इवन 2016 तक, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, तो 2016 तक आई थिंक ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। नाम याद रखिएगा कौशिक बासु। और जैसे कि ऑप्शन है एंडी जैसी, ये अभी हाल ही में अमेज़न के, ये देख सकते हैं आप कौशिक बासु, इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक। अभी एंडी जैसी जो है ये अभी हाल ही में अमेज़न के सीईओ के रूप में चुने गए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो थी सित्सी डांगारेम्बा, इन्होंने अभी जस्ट इसी लास्ट महीने प्रीवियस मंथ में पेन पिंटर प्राइज़ 2021 को जीता था। इनकी बुक नर्वस कंडीशंस के लिए, ठीक है, नर्वस कंडीशंस के लिए इनको 2021 की पेन पिंटर प्राइज़ दी गई थी। सित्सी डांगारेम्बा, याद रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आर.एस. सोधी, इनके बारे में तो बहुत सारी न्यूज़ हैं। ये अमूल के एमडी हैं, जिनको हम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। इनको अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन अवार्ड भी मिला है, इससे भी सम्मानित किया गया है आर.एस. सोधी जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, हाल ही में जो वर्ल्ड की जो पहली फ्लाइंग कार है, इसमें कौन सी कंपनी की इंजन यूज़ की गई है? दोबारा रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार में कौन सी कंपनी की इंजन यूज़ की गई है? आपके ऑप्शन है फरारी, टेस्ला, BMW या फिर मर्सिडीज़ बेंज। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है BMW के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं ये कैसा है, ऐसा एक पिक्चर ये मुझे मिला है ऑनलाइन से, गूगल से। मैंने ये वीडियो देखी है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 3 मिनट की वीडियो है, बेहतरीन बनाई है। ये एक स्पोर्ट्स कार के समान है। ठीक है, जैसे ये उड़ने को होती है तो ये अपने विंग्स को फैला लेती है, और जब ये लैंड कर जाती है, नॉर्मली विंग्स इसके जैसे नॉर्मल कार में रहते हैं वैसे बन जाते हैं, एंड ये बहुत सुंदर एक स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो जाती है। देख सकते हैं, देखिए इसको नाम दिया गया है एयर कार प्रोटोटाइप 1। ये 160 HP की BMW इंजन है, इसमें 160 हॉर्स पावर की BMW इंजन है इसमें। ठीक है, एक फिक्स्ड प्रोपेलर है, इवन एक बैलिस्टिक पैराशूट भी है इसमें। ये करीब 8,200 फीट ऊपर, ज़मीन से करीब 8,200 फीट ऊपर उड़ रही थी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम स्पीड थी, यहाँ बताया जा रहा है 190, परंतु जब मैंने वीडियो देखी ठीक से तो मुझे वहाँ मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि करीब 172 से 180 किलोमीटर पर आवर थी। देखिए वो भी कम है ही नहीं, वो भी कम नहीं है, 180 किलोमीटर पर आवर मीन्स वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये न्यूज़। तो ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है क्लायंट्स विजन। ठीक है, क्लायंट्स विजन के द्वारा ये बनाई गई है। इसका नाम दिया गया है एयर कार प्रोटोटाइप 1। ठीक है, और इसके जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है प्रोफेसर स्टीफन क्लाइन।
ओके। और इसके को फाउंडर है एंटोन ज़जैक। ओके, ये करीब 35 मिनट तक उड़ी थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो वीडियो। और एज़ पर द ऑप्शंस, फरारी की बात करें तो फरारी के, मैंने आपको बताया था कि फरारी के नए सीईओ चुन लिया गया है जिनका नाम है बेनेडिटो विग्ना। बेनेडिटो विग्ना को अभी फरारी के नए सीईओ के रूप में चुन लिया गया है। फरारी के फाउंडर थे एनजो फरारी। ये बनी थी 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर्स है मारानेलो में। टेस्ला की बात कर लें, ये किसको नहीं पता। इसके सीईओ है एलॉन मस्क। ये 2003 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मर्सिडीज़ बेंज। इसके सीईओ है ओला कलेनियस। ये 1926 में बनी थी और इसके हेडक्वार्टर्स है स्टटगार्ट, जर्मनी में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF ज़रूरत है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा ये। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।